हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं हूँ प्रियांशी और आज के इस वीडियो में मैं रिप्लाई करूँगी आपके कुछ कमेंट्स का, क्योंकि आप मुझे एक जैसे से कमेंट कर रहे थे। जो सबसे पहला कमेंट है वो है कि सम्राट बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपने कई वीडियो में बताया है, यानी कि मैंने बताया है, तो ये कमेंट में आपने लिख के दिया है। फिर अभी आप उसे किस चीज़ की दवाई दे रहे हो? तो मैंने ये भी बताया है अपनी वीडियोस में कि अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इस तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है। पिछले 2-3 साल से कोई प्रोटीन लॉस नहीं हो रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड दवाई अभी नहीं चल रही है। अभी जो सम्राट की दवाई चल रही है वो है अपेंडिक्स के लिए। उसे अपेंडिक्स हुआ था लास्ट अप्रैल में, हमें पता चला था। अभी 1 साल हुआ नहीं है, बट उसका जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट मैंने लिया था उससे उसका अपेंडिक्स का साइज जो बढ़ चुका था वो कम हो चुका है। और साइज भी इसमें नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि इन्फ्लेमेशन जो उसमें हो रही थी वो नहीं हुई है। जब उस टाइम हमने कराया था, जब उसको पेन हुआ था अपेंडिक्स का, तो आई थिंक 7.2 mm कुछ आई थिंक था। और अभी एग्जैक्ट तो मैं देख के बता सकती हूँ आपको। तो ये रहा, ये लास्ट अप्रैल में कराया था हमने। ये रहा 10 अप्रैल को 2025 में। तो जब उसे फर्स्ट टाइम पेन हुआ था बहुत ज़्यादा और हमें पता नहीं था कि अपेंडिक्स है, तो ये उसका साइज आया था 7.2। ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। लेकिन अभी जब मैंने लास्ट टू लास्ट मंथ उसका अल्ट्रासाउंड कराया है, पेन अभी तक उसे हुआ नहीं है और उसका जो अपेंडिक्स का साइज है वो भी कम हो गया, यानी कि उसमें स्वेलिंग या नहीं कुछ हुआ है, पेन वगैरह। तो वो भी दवाई उस पर काम कर रही है, इसीलिए ऐसा हुआ है। बाकी मैंने सुना है कि अपेंडिक्स का जब पेन होता है तो बार बार उठता है या कुछ ऐसा है और वो ऑपरेट कराना पड़ता है। तो एक रिप्लाई मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि ऑपरेट कराने के लिए डॉक्टर ने मना नहीं किया है। जो होम्योपैथी डॉक्टर है उन्होंने बोला है कि अगर इनकेस कोई बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो अपेंडिक्स बॉडी के अंदर फटना नहीं चाहिए, आप उसको डायरेक्ट जाके ऑपरेट करा लेना हॉस्पिटल में। और जब तक नहीं पेन हो रहा है, जब तक नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, तब तक ऑपरेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कशन अभी चल रहा है हमारे बीच में। ऐसा कोई, मैं यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर रही हूँ कि अपेंडिक्स है तो उसे ऑपरेट कराना ही नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ कि पेन हुआ तो उसको बॉडी के अंदर फटने से पहले कि उसे ऑपरेट करा दो, ऐसा हमें इंस्ट्रक्शन डॉक्टर ने दिया है। तो आई होप इसका तो रिप्लाई आपको समझ आ गया होगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं चल रही है सम्राट की, सिर्फ अपेंडिक्स की चल रही है और वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग देनी होती है, 2 दिन छोड़ के बीच में। कुछ पुड़िया जैसी है वही देनी होती है। अब हम सेकंड कमेंट के लिए बात करेंगे। सेकंड आपने पूछा है कि एलोपैथी और होम्योपैथी मेडिसिन एक साथ ले सकते हैं या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एलोपैथी और होम्योपैथी मेडिसिन एक जैसा तो काम नहीं करती हैं, दोनों अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप एक ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे आपको डॉक्टर के पास एडमिट ही होना है, तो एडमिट कहाँ पे होते हो आप? एलोपैथी डॉक्टर के यहीं पे एडमिट हो गए, यानी कि हॉस्पिटल में हो गए। और हॉस्पिटल में आपको होम्योपैथी से तो कोई रिलीफ मिलने वाला है नहीं। तो डिपेंड करता है आपके बच्चे की सिचुएशन पे। मैंने जब सम्राट की मेडिसिन शुरू की थी तो स्टार्टिंग में स्टेरॉइड ही चला था उसका 4 to 5 मंथ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमें लगा, हमें नहीं, डॉक्टर को लगा कि इससे ज़्यादा स्टेरॉइड देना ठीक नहीं है और वैसे भी उसका जो मतलब कि रिजल्ट आ रहा है उसको रिपोर्ट्स में, उनके थ्रू अब स्टेरॉइड हमें बंद कर देना चाहिए और जो नॉर्मल लाइफ है उसी तरह से इसे रहने दो। अभी घर में रोज़ाना खाना पीना जैसा चल रहा है वो चलने दो और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करो। बस बाहर से कुछ मत खिलाओ, घर पे बनाओ जो कुछ भी खिलाना है। तो इस तरह का हमें एडवाइस किया था डॉक्टर ने और उसी तरह से हमने अपनी लाइफ को मेंटेन किया। फिर उसके बाद में जो एलोपैथी और होम्योपैथी का जो चेंजेस हुआ वो एक अलग तरीके से हुआ था, क्योंकि सम्राट की इम्यूनिटी वीक थी। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में थे हम इसलिए होम्योपैथी को गए। हमने ना सर्च नहीं किया था ऐसे कि कहाँ डॉक्टर मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ये ना एकदम से मिल गए थे हमें। और जिनके थ्रू मिले थे वो कोई दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, वो कहीं और ही रहते हैं, किसी शादी वेडिंग में उनसे मिले थे हम और उन्होंने ऐसे से एडवाइस किया था कि इस तरह की अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से नहीं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा इम्यूनिटी पे इसके काम करो, इम्यूनिटी ठीक रहनी चाहिए। और फिर इस बीच में कभी कभी ऐसा भी होता था कि
बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस नहीं होता था, लेकिन 10 दिन में, 15 दिन में या कुछ ऐसा होता था। तो माइनर सा स्टार्टिंग जो होता है ना, ट्रेस नेगेटिव में हम कंफ्यूज होते हैं, वो वाली चीज़ रहती थी। जैसे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बीमार हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती थी। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार होने लगते हैं बच्चे, तो वो सम्राट के साथ भी होता था, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ ही इसलिए था क्योंकि इम्यूनिटी उसकी वीक थी, राइट। तो हाँ, आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि क्यों हुआ, क्या रीज़न था। तो सम्राट का तो यही रीज़न था कि इम्यूनिटी वीक थी उसकी। और क्यों वीक हुई थी वो मैं फिर किसी दिन किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आपको। हर किसी नेफ्रोटिक पेशेंट की एक हिस्ट्री होती है कि उसे क्यों हुआ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वो चीज़ हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि रीज़न डॉक्टर नहीं बताते, रीज़न हमें नहीं पता, आपको कैसे पता है। लेकिन हर किसी को हर किसी बीमारी का, एटलीस्ट अपनी बीमारी का तो रीज़न पता होता है कि ये क्यों हुई है और क्या इसका रेजोल्यूशन है। तो जब हमने स्टेरॉइड से ड्रॉप आउट किया था, डॉक्टर से पूछा था कि क्या हमें ऐसे ऐसे कुछ बताया है किसी ने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, तो होम्योपैथी से कनेक्ट करें। तो ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कहा कि आप कर लो, ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने हमें बोला कि नहीं करना है। उन्होंने बोला कि आपकी मर्जी है, अभी बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, अगर आप चाहते हो कि होम्योपैथी से आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो आप ले सकते हो, मैं आपको एडवाइज नहीं कर रहा। आई मीन जो एलोपैथी डॉक्टर है वो होम्योपैथी को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं अपने पेशेंट के लिए, और जो होम्योपैथी डॉक्टर है वो एलोपैथी को सपोर्ट नहीं करते हैं अपने पेशेंट के लिए। लेकिन इन दोनों ही डॉक्टर की अगर कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि अगर एलोपैथी डॉक्टर कभी बीमार होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, आई मीन एकदम से इमरजेंसी में तो मेडिसिन ले लेते हैं एलोपैथी, लेकिन ऐसी होती है जो आराम आराम से ठीक होने वाली बीमारी है जिसके लिए एकदम से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो एलोपैथी डॉक्टर भी होम्योपैथी से ही ट्रीटमेंट लेते हैं। ये मैंने बहुत सारे डॉक्टर को देखा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं होम्योपैथी की, जो बुराइयां करते हैं कि एलोपैथी नहीं जाना चाहिए, किडनी और इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं ठीक से, एलोपैथी पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो। तो डिपेंड तो नहीं होना है किसी भी मेडिसिन पे, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो होम्योपैथी है, लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। जब होम्योपैथी डॉक्टर को कोई इमरजेंसी होती है बहुत ज्यादा, तो वो भी एडमिट ही होते हैं और वो भी एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं। यहाँ पे फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि किसी भी खाने की या फिर किसी भी दवाई की जो अति होती है ना वो बेकार होती है, वो नुकसानदायक होती है। जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है सर में, तो आप तुरंत जाके भाई डिस्प्रिन ले लेते हो। नहीं लो ना, थोड़ी सी मसाज दे लो, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लो, थोड़ा बाहर टहल लो, तो आपका जो हेडेक होता है, पेन होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन हमें क्या होता है, तुरंत रेजोल्यूशन चाहिए और हम डिस्प्रिन खा लेते हैं। फिर वो हमारी बॉडी को और हमारे हेडेक को ना डिस्प्रिन की आदत हो जाती है और वो नुकसानदायक होती है। तो जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। उस डॉक्टर से पूछा हमने कि अब क्या करना है, कब तक ये दवाई देनी है जो होम्योपैथी है। आई मीन ट्रीटमेंट हमारा शुरू किया था हमने यही बता के कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, अभी ऐसा नहीं है, बट कभी कभी डिडक्ट होता है कि प्रोटीन लॉस हो रहा है। देन डॉक्टर सेड कि आप इसकी दवाई चालू करो, मैं आपको दवाई दूंगा। और वो भी दवाई इसलिए नहीं देनी थी उन्होंने कि वो किडनी के फिल्टर को बिल्कुल ठीक कर दें। किडनी के फिल्टर ऑलरेडी उस शेप में, उस कंडीशन में आ चुके थे जिसमें से प्रोटीन लॉस नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जो प्रोटीन लॉस होता है वो एक अनलॉजिकल रिस्पॉन्स है, इलॉजिकल रिस्पॉन्स है, पता नहीं क्यों होता है, कैसे होता है। तो मुझे होम्योपैथी से ये चीज़ बिल्कुल श्योर कंफर्म हुई कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो पेशेंट होता है उनको सिर्फ घर का खाना दो, अच्छी डाइट दो, ऑर्गेनिक हेल्दी फूड दो, टाइम टू टाइम उन्हें खाना दो, बाहर की चीज़ों से अवॉइड रखता है, कुछ भी चीज़ें नहीं देनी है खाने के लिए। और अगर कोई पेशेंट आसपास उनके घूमता है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। तो हमें अवॉइड करना है बाहर का आना जाना, बाहर का खाना पीना, सिर्फ घर का खाएं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि आप घर का खाना खा के, आप अच्छा खाना खा के कोई भी बीमारी को ना ठीक कर सकते हो। दवाई जो होती है वो काम करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा काम करता है खाना पीना। तो आप जितना हो सके दवाइयों पे डिपेंड ना रह के घर के खाने पीने पे आप डिपेंड रहो। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइज एलोपैथी होम्योपैथी मेडिसिन एक साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी है कुछ तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। एक साथ लेके आपको करना भी क्या है, ढेर सारी दवाइयाँ होती है होम्योपैथी में और एलोपैथी में भी, तो इन दोनों को एक साथ आप वैसे भी नहीं ले पाओगे। आप सिर्फ घर के खाने को सुधार करो, अपने दवाइयों पे डिपेंड मत रहो। एलोपैथी चल रही है तो एलोपैथी को उसी तरह से लो जिस तरह से डॉक्टर बोलते हैं, उसी तरह का खान पान रखो जिस तरह का आपको एडवाइस
दिया जाते हैं डॉक्टर के थ्रू। और डाइट चार्ट भी ना सबका एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबको नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ही रीज़न से नहीं होता है, रीज़न भी अलग अलग होते हैं। तो पहले रीज़न पे काम करना होता है, ये मैंने अपने दोनों डॉक्टर से सीखा है। तो मैंने पहले रीज़न पे ही काम किया था, तब जाके मुझे रिजल्ट मिला। और रीज़न क्या था, रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। दूसरा कमेंट उठाते हैं। दूसरा कमेंट है कि डॉक्टर की फीस और मेडिसिन का खर्चा कितना होता है। मुझे नहीं पता, ये वाला कमेंट एलोपैथी डॉक्टर के लिए पूछ रहे हैं आप या होम्योपैथी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ होम्योपैथी के लिए। तो होम्योपैथी जो डॉक्टर है, क्योंकि ये कमेंट आया था मेरी उसी वीडियो में जो मैंने डॉक्टर डिटेल शेयर की थी, तो आई थिंक ये होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। तो होम्योपैथी डॉक्टर की कोई फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, नॉर्मल 15 दिन की दवाई देते हैं वो, और वो डिपेंड करता है आपके बीमारी पे। तो मैं जो सम्राट की मेडिसिन लाई हूँ 600 700 15 डेज के लिए आती है, और उसमें इंक्लूड होता है जो सुबह की मेडिसिन होती है। फिलहाल अभी तो नहीं, अभी जो अपेंडिक्स की उसकी दवाई चल रही है वो सिर्फ 300 रुपीज़ की मैं लेके आई थी 15 डेज के लिए, क्योंकि एक ही मेडिसिन है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो अभी चल रही है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कॉस्टली अगर है तो सिर्फ खाना पीना है, और वो कॉस्टली पैसे से नहीं है, मेहनत से है। तो मेहनत करनी होगी आपको अच्छा और बिना केमिकल का खाना सर्च करने में और अपने किचन में उसको रखने में। तो आपको यहाँ पे खर्च करनी होगी अपनी मेहनत, पैसे खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक खाना खाने की कोशिश करो, कॉन्टैक्ट बनाओ ऐसे लोगों से जहाँ से आपको रॉ फॉर्म में चीज़ें मिल सकें, दालें, चावल, गेहूँ, तेल, इस तरह की चीज़ें। देखा, मैं कभी इस तरह बाहर का देसी घी या तेल उठा के नहीं ले आती हूँ घर में यूज़ करने के लिए। घी, दही, पनीर सब चीज़ बनाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठ के दूध लेने जाती हूँ, और मोस्टली मेरी किचन में जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो दूध की वजह से ही हैं। तो दूध ऐसा सर्च करो नियर बाय में कि आपको मिल सके, हर जगह मिल जाता है। जब मैं ऐसी जगह रह रही हूँ, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में रह रही हूँ, यहाँ पे मुझे भैंस का डेयरी मिल चुका है, तो आपको नहीं मिलेगा। जब से सम्राट को प्रॉब्लम हुई है तभी से मैंने इस तरह का दूध लेना शुरू किया था, और हमारे यहाँ तो कई जगह है मैं इसी तरह का दूध लेती हूँ, क्योंकि दूध से बनी हुई बहुत सारे प्रोडक्ट है जो नेफ्रोटिक पेशेंट खा सकते हैं, बस वो बिना केमिकल के होने चाहिए। ठीक है। अब तीसरा कमेंट बात करते हैं, सॉल्ट कितना देते हो और कौन सा देते हो। तो नमक के लिए आप पूछ रहे हो, नमक मैं तो नॉर्मल यूज करती हूँ, लेकिन बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं कि नमक कौन सा देना है। कुछ लोग कहते हैं पिंक सॉल्ट देना है, कुछ लोग कहते हैं जो व्रत वाला सेंधा नमक होता है। मतलब वेराइटीज बहुत सारी है मार्केट में नमक के लिए, लेकिन मेरे को मेरे दोनों में से किसी डॉक्टर ने नमक के लिए कोई एडवाइस नहीं किया कि आपको सेंधा नमक खाना है या फिर ये हिमालयन या फिर जो भी कुछ है। मेरे को नॉर्मल नमक के लिए बोला था, जो टाटा का नमक आता है, आई थिंक 25-30 का भी आता है, तो वो वाला नमक मैं यूज़ करती हूँ, और अब शुरू से ही वो वाला नमक यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, मैंने कभी भी पिंक सॉल्ट या फिर इस तरह का कोई मुझे ना एडवाइस किया था डॉक्टर ने। हाँ, मुझे एक एडवाइस किया था डॉक्टर ने, जो एलोपैथी ने भी किया था, और एलोपैथी की जितनी भी डिटेल्स है सब मैंने अपने होम्योपैथी के साथ भी शेयर की थी, और उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये बिल्कुल सही बात है। तो वो क्या बात है नमक को लेके मैं बता देती हूँ। नमक आप खाएंगे नॉर्मल जो टाटा का होता है, आयोडीन युक्त नमक सबके लिए, ठीक है। तो वही वाला नमक आपको खाना है, अलग से इन चीजों में मत पड़ो। इंग्लिश में आयोडाइज्ड सॉल्ट। मैंने गलत बोला क्या? आपने हिंदी बोला, मैंने इंग्लिश बता दिया। ओके, थैंक यू सम्राट। वेल, आपको नॉर्मल नमक खाना है, और बस उसे कच्चा नहीं खाना है। कच्चा इन द सेंस कि आप स्प्रिंकल करके खाते हो ना कभी कभी, और आपको किस लिमिट का नमक खाना है, कम या ज्यादा वाले लिमिट में बता रही हूँ। आप जो घर में खाते हो, मुझे नहीं पता आपका टेस्ट कैसा है, आप किस अकॉर्डिंग नमक का टेस्ट लेते हो अपने माइंड में, बट आपको वो वाला टेस्ट का नमक खाना है। जस्ट लाइक कहते हैं ना कि यार ये हॉस्पिटल जैसा खाना है ना, इसमें मिर्चा ना मसाले हैं, बहुत ज्यादा लग नहीं रहा, मेरे को स्पाइसी तीखापन चाहिए, तो वैसा वाला खाना नहीं देना है नेफ्रोटिक पेशेंट को। आपको वो हॉस्पिटल वाला खाना देना है, वेराइटीज भी बनानी है, और जो मसाले हैं वो भी कम रखने हैं। आई मीन खाना ऐसा हो जैसा हमें हॉस्पिटल में सर्व होता है। तो नमक आपको वो वाला नहीं खाना है, जैसे कि आप लोगों ने सबने खाए होंगे बनाना चिप्स होते हैं ना मार्केट में जो मिलता है। मैं या किसी ब्रांड या कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में नहीं पता ब्रांड। मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ, मैं खुद का एक ब्रांड हूँ, तो मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ कि अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो उसमें इतना सॉल्ट है और इतना ही उसमें इतना स्पाइसी है कि उसे हम खा सकते हैं, पेशेंट के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी। तो आपको वो वाला नमक नहीं खाना है जो पोटैटो चिप्स होते हैं उसमें सॉल्ट होता है। देखा, स्प्रिंकल तो होता है वो, और स्प्रिंकल भी छोड़ो, वो उसको खाने में ना एकदम से
टेस्ट आता है कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। मुझे नहीं पता लोग कैसे खा लेते हैं उन चिप्स को, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें अवॉइड करो। एक पेशेंट ही नहीं, सब लोग उतने ज़्यादा नमक को अवॉइड करो। तो एक वो जो पोटैटो चिप्स में होता है, बनाना चिप्स में होता है, जितना भी ज़्यादा सॉल्ट होता है उस तरह की लिमिट को अवॉइड करना है। जो पॉपकॉर्न होते हैं ना, पॉपकॉर्न आप खाते हो मार्केट से लेके, उसके ऊपर जो स्प्रिंकल होता है सॉल्ट, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। उतना भी सॉल्ट नहीं देना है। मतलब आपको खाना है, नमक भी खाना है, मिर्च भी खानी है, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखा करो नमक और मिर्च की। नॉर्मल तरीके से खाया करो। बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि स्पाइसी, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि डल है, क्योंकि नमक खाना भी हमारे लिए ज़रूरी है और मिर्च खाना भी ज़रूरी है। टेस्टलेस तो लाइफ जी नहीं जा सकती ना। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है खाने का, कम या ज़्यादा। बस इस चीज़ पे आपको काम करना है। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है और कोई भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। एक नॉर्मल तरीके से लाइफ को जीना है नेफ्रोटिक पेशेंट के लिए। ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल खाना बंद कर दो। मैं भी खिलाती हूँ, मैगी भी बनाती हूँ, पास्ता भी बनाती हूँ, लेकिन पास्ता बनाती हूँ सूजी का। मैगी वही वाली बनाती हूँ 2 मिनट नूडल जो होते हैं मैगी, बट ऐसा नहीं कि उस पर मैं डिपेंड हूँ। कभी कभी बनाती हूँ। आज सैटरडे संडे, आज सैटरडे है, कल संडे में मैं बनाऊंगी आपके साथ, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि मैगी आपको खानी नहीं है, मैगी खा के मैदा चिपक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। चीजें अवॉइड करनी है, लेकिन एक तरीके से अवॉइड करनी है। और अगर आपका पेशेंट उस क्रिटिकल कंडीशन में है कि वो बिल्कुल ही कोई चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तब आपको मैगी, पास्ता या फिर बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है। हर चीज़ को खिलाने का एक टाइम होता है, तरीका होता है। वो तरीका और टाइम आपको ऑब्जर्व करना है और सीखना है। यही कहना चाहूँगी। सॉल्ट आप खिलाओ, बेधड़क होके खाओ, नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियो। बस बाहर की चीज़ें को अवॉइड करो, बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी है। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे थे? कल मेरा जो स्पोर्ट्स का मतलब फंक्शन हुआ था, जिसमें लाइक मेरा सेकंड आया था, ये सर्टिफिकेट और ये अच्छा तुम्हें दिखाना था वीडियो में, ठीक है। एक और चीज थी। अच्छा, उन्होंने मतलब एक व्हाइट कलर का, ये सम्राट का कल स्पोर्ट्स हुआ था और पेरेंट्स अलाउड नहीं थे आना स्कूल में। आज एजू का भी है, एजू के लिए पेरेंट्स की एंट्री है और सुनी गए हैं स्कूल मैंने। और सम्राट का कल स्पोर्ट्स था, तो ये सेकंड आए हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा 10 स्टूडेंट्स में से। हाँ 10 स्टूडेंट्स में से। हाँ तो अभी, और हाँ ये 27 का है, ये दिख रहा होगा आपका डेट, और आज है 28। चलो अभी बताओ। उन्होंने आ जाओ। मतलब उन्होंने जब मतलब लॉन्ग ब्रेक हुआ था, तो मतलब ना एक दीदी आई थी क्लास में, जो जैनिटर दीदी होती है, वो व्हाइट वाले बॉक्स रख के गई थी वो क्लास में। अब सब मैम ने बोला कि लाइन बाय लाइन एक एक बॉक्स सब बच्चों को लेना है। सब बच्चों ने लेके इंस्टेंट खोली, उसमें ऐसे रखे थे वो अभी वो येलो वाले चिप्स होते हैं जिनमें सॉल्ट होता है। अच्छा, एक वो मफिन था चॉकलेट का, येलो वाला हल्दीराम। हाँ नहीं हल्दीराम नहीं, लेस। हाँ लेस थे वो। अच्छा, और वो था फ्रूटी। ओके। तो क्या हुआ, सब बच्चों ने तो वो खोल के खा लिया, लेकिन मैंने कपकेक तो स्पेशली नहीं खाया। चिप्स तो मैंने भले ही 1-2 खा लिए, लेकिन फिर छोड़ दिए। फ्रूटी भी नहीं पी मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पीनी। किसी अपने फ्रेंड को दे दिया कि वो तुम खा लो, मेरे को नहीं खाना। ये मुझे वापस घर पे लाके दे देता है, वो नहीं खाता है, क्योंकि उसे पता है कि खाने के लिए मम्मा ने मना किया तो नहीं खाना है। तो आपको वही चीज सिखानी है अपने बच्चों को कि बाहर की चीजें नहीं खानी है। और अगर आप कंफ्यूज हो तो घर पे ले आओ, अगर वो खाने लायक होगी तो आप खा सकते हो मुझे एक बार दिखा के। तो ये भी चीज आपको समझानी है बच्चों को। बाहर की चीज अवॉइड करनी है। देखो इसीलिए अब ये खुद से आया मेरी वीडियो में, 2 बार मुझे डिस्टर्ब कर चुका है, मैं टॉपिक से फिर चेंज हो जाती हूँ। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर की चीजें जितना हो सके अवॉइड करो। आप सब चीज घर में बना सकते हो, घर की बनी हुई ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही बंद कर देना है। मतलब लाइक 2 months, once in a 2 months खा सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि रोज चिप्स चॉकलेट ये वो। हाँ बहुत ज्यादा जो आपको खाना है वो खाना है, सिर्फ घर का हेल्दी खाना। बस आपको ये चीज ज्यादा खानी है। इनकेस अगर ऐसा नहीं है सम्राट पिज्जा नहीं खाता है, सम्राट पिज्जा भी खाता है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पिज्जा पे ही डिपेंड हो चुके हैं। अब फुल डे हम लोग मील लेंगे घर का, राइट। ब्रेकफास्ट बनेगा अच्छा हेल्दी किचन में, वो खाएंगे, लंच करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक इवनिंग में होता है, जस्ट लाइक कोई चीज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें पिज्जा हम खाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो मील है वो फुलफिल है हमारा टमी एक हेल्दी डाइट से। तो वो चीज आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि आप भूखे हो पूरे दिन के लिए, ले भाई झट से पिज्जा ऑर्डर कर लेता है भूख मारने के लिए। भूख मारने के लिए पिज्जा नहीं खाना है, सिर्फ कभी कभी होता है कि चीजें टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं, या फिर हमें एक ये जो अभी एनवायरनमेंट है जिसमें हम जी रहे हैं, इसी में हमें रहना है, इससे कहीं दूर नहीं भाग सकते हैं। इसी देश में रहना है, इसी एनवायरनमेंट में रहना है, इसी खाने पीने के साथ भी रहना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम चीजें अवॉइड कर सकते हैं अपने
थोड़े से दिमाग का यूज करके, बस उसी दिमाग का इस्तेमाल करना है नेफ्रोटिक पेशेंट के लिए। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी करता है इस बीमारी में, बस आपको उस रिकवरी के टाइम पीरियड को बहुत ही ज्यादा ध्यान से काटना है, बस इतना ध्यान रखो। जब स्टीरॉइड पे बच्चा है तो आई थिंक फर्स्ट पीरियड ऑफ स्टीरॉइड कैसे मैनेज करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट पीरियड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए जो स्टीरॉइड चलता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव कह सकते हैं, क्रूशियल कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा एकदम से रिकवरी पाता है, लेकिन वो कैसे पाता है वो डिपेंड करता है आपके खाने पीने पे। तो मैं इस चीज से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। सैटरडे संडे है, छुट्टी है, किसी को कहीं नहीं जाना है, तो आई होप कि आपके जितने भी कमेंट है मैं उनका रिप्लाई कर सकूं और इस तरह की वीडियो बना के आपको उनका आंसर दे सकूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।